आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका कि नाम है जलवायु, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 यानी कि जलवायु। इसके बारे में एक वीडियो हमारी आ चुकी है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जलवायु क्या होती है। उसके अलावा जलवायु से संबंधित कुछ शब्द जैसे कि मौसम, ऋतु, अक्सर लोग इनको भी क्या समझते हैं, जलवायु की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। इनका डिफरेंस हमने देखा। उसके अलावा हमने पढ़ा था कल कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु यानी कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो देखिए आज की हमारी क्लास भी उसी से ही संबंधित रहेगी। इसके अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका कि नाम है, देखिए, वायु दाब और पवन। अब वायु दाब क्या है, पवन, इस चीज के बारे में वैसे हमने फैक्टर्स के अंदर भी पढ़ा था ना कि भाई कौन कौन से फैक्टर है जो कि कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को। उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो वायु दाब है किस प्रकार से प्रभावित करता है जलवायु को। तो वायु दाब के अंदर देखिए मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि वायु दाब क्या है। देखिए पृथ्वी पर हर एक चीज का अपना अपना भार होता है, और जो वेट है, वजन, वो क्यों महसूस होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक हवा की केस में भी ऐसा ही होता है। हवा यानी कि एयर जो है, देखिए ये भी बहुत सारी गैसों के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। गैसें भी होती हैं, जल वाष्प भी है, कुछ धूल के कण भी या माइन्यूट जो इंप्योरिटीज हैं ये भी इसमें इंक्लूड रहती है। तो इन हर एक चीज का अपना अपना वेट होता है, वजन होता है। और हवा का ये वजन जब देखिए पृथ्वी की सतह पर डाला जाता है तो इसी को ही क्या कहते हैं, वायु दाब इसको कहा जाता है। तो आज अगर हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वायु दाब, तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वायु अपना दबाव डाल रही है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वायु अपना दबाव नहीं डाल रही है। तो इस चीज को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वायु दाब है ये किन किन चीजों से कंट्रोल होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम हाइट पर जाते हैं तो वायु दाब जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। अगर समुद्र की सतह से हम लोग देखिए सौर मंडल की सीमा की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र की सतह और सौर मंडल की सीमा की ऊंचाई, इनके बीच में जो गैप है वो सर्वाधिक होगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी भारी गैसें हैं ये सतह के पास रहना ज्यादा पसंद करती है। भाई भारी है तो सतह के नजदीक ही रहेगी ना, जिसकी वजह से समुद्र तल पर देखिए जो वायु दाब है वो सर्वाधिक रहेगा। अगर आप पहाड़ी पर जाते हैं, अगर आप पहाड़ की किसी चोटी पर खड़े हैं तो उस चोटी से लेकर सौर मंडल की सीमा बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी, वो कम रहेगी। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स भी कम रहेंगे और इसका मतलब वायु दाब कम होगा। ये चीज पढ़ी। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज जिसका कि आज की हमारी इस क्लास में रोल है, मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर है ये भी क्या करता है, वायु दाब को प्रभावित करता है। देखिए कल हमने डिस्कस किया था, मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है। जब सूर्य की विकिरणें इसके ऊपर गिरेंगी, रेडिएशन, तो उससे ये भूभाग गर्म होगा। गर्म होने के बाद देखिए इसके आसपास का जो वायुमंडल है, वायुमंडल यानी कि जो भाई जो गैसें हैं आसपास की, वो गर्म होंगी। गर्म होकर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद कहने का मतलब यही है कि जो गैस है ये गतिशील हो जाएगी, ठीक है, ये वजन में हल्की हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठना ये प्रारंभ कर देगी। अब यहां से सतह गर्म हुई तो ये जो हवा यहाँ की गर्म होने लगी और हवा कहां चली गई, ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से ऊपर चली गई। अब ये जो स्थान था जहां से ये हवा उठकर ऊपर चली गई है, इसका मतलब हवा इस क्षेत्र से निकल गई, तो यहां पर क्या बनेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर यहां पर बनेगा। ठीक है, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। हवा गर्म होकर यहां से चली गई तो यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। जबकि आसपास का ऐसा स्थान जो कि थोड़ा ठंडा होगा, जहां पर वायु का घनत्व ज्यादा होगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा है, ज्यादा डेंस है, यहां पर सघन है, तो यहां से क्या होगा, कुछ वायु चलेगी और इस लो प्रेशर के क्षेत्र को भर देगी। जहां पर वायु का घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। यहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू एयर कहां पर मूव होती है, लो प्रेशर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा क्यों है, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए।
यहां पर तो गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठ गई, लेकिन यहां पर ज्यादा क्यों है भाई? ये जो हवा ऊपर उठी है ये क्षोभ मंडल की सीमा तक जाएगी और क्षोभ मंडल तक ये चली गई। उसके बाद ये ठंडा होने के बाद देखिए यही हवा इस प्रकार बहती हुई नीचे उतरना होगा नहीं इस हवा को। ये थोड़ी एक बार ऊपर उठ गई तो हमेशा ऊपर ही उड़ती रहेगी, ये नीचे आने की कोशिश करेगी। और नीचे कहां पर आएगी? ये आसपास के क्षेत्र में ही आएगी, जो कि इसकी तुलना में ठंडा होगा, वायु का घनत्व ज्यादा होगा। तो यहां पर ये वायु आई ऐड हो रही है ना, यहां पर तो प्लस हो रहा है वायु के अंदर, तो ये क्या है? हाई प्रेशर कहलाएगा। लो प्रेशर यानी कि यहां पर हवा निकल रही है इस क्षेत्र से, तो लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। इस प्रकार से हवा यहां पर आ गई। वैसे देखिए हवा नहीं बोलेंगे, इसको पवन बोलेंगे। हवा क्या है? हवा तो भाई सिंपल अपनी भाषा में हो गया, जबकि पवन का मतलब यही है अगर हवाएं गति करेंगी, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये देखिए हवाएं गति करती हुई आ रही है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसको क्या कहेंगे? ये पवन कहलाती है। इसी को ही क्या कहते हैं? विंड कहा जाता है, ठीक है। बीच बीच में अगर मैं हवा बोल देता हूं तो आप समझ जाएंगे विंड की यहां पर बात हो रही है, पवन की। अगर ये छोटा सा डायग्राम आपने समझ लिया है तो देखिए आप इस चीज को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, हर एक किताब में देखने को मिलेगी, कंपटीशन में भी बहुत से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कई पढ़ाने वाले भी पढ़ाते हैं अच्छी तरह, लेकिन फिर भी जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनके बीच में कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है, जैसे देखिए ये पवन की डायरेक्शन है जो रेड एरो से दिखा रखी है मैंने, तो आप लोग सोचेंगे भाई ये एकदम से नीचे चल रही है इस दिशा में, एकदम से ऊपर कैसे हो गई? तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हवाओं की दिशा चेंज हो गई? यहां पर भी इसी प्रकार से। तो इसी चीज को ही समझना है हमने कि किस प्रकार से इनकी ये दिशाएं इस प्रकार से है और किस प्रकार से ये पवन जो है वो बहती है, क्या दिशा होगी, क्या डायरेक्शन है, ये कौन कौन से क्षेत्र मैंने बनाए हैं, आखिर ये क्या चीज है। इन सभी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े ही आराम से। आप लोगों को क्या करना है, देखिए टेंशन नहीं लेनी है, बस आराम से ध्यानपूर्वक देखते रहें। यहां पर मैं जो लिख रहा हूं, जो कर रहा हूं, उसको समझते रहें। सारी चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अभी इस डायग्राम की तरफ आप लोग ध्यान ना दें। ये देखिए जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली आप इसके बारे में सब चीजें जान जाएंगे। तो देखिए ये तो एक ग्लोब के रूप में हमने पृथ्वी को दिखाया है। मान लीजिए जैसे पूरी पृथ्वी इस प्रकार से सपाट है, जैसे आप पृथ्वी का भाई जो वर्ल्ड का मैप देखते हैं उस प्रकार, इस प्रकार से सपाट है, ठीक है। आप कहां पर खड़े हैं? विषुवत रेखा पर खड़े हैं और इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल। इस प्रकार से बिल्कुल समतल आपकी आंख के सामने इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्र मैंने बनाए हैं भाई, कहीं पर उच्च दाब है, कहीं पर निम्न दाब है, कैसे ये बनते हैं और हवाएं किस प्रकार बहती है, किस प्रकार से ये जो डायरेक्शन है ये आएगी, ये चीज आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए अभी हम हमारे पृथ्वी के केवल समतल भाग को समझिए इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था किस प्रकार से देखना है। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पर अभी आप लोग खड़े हैं 0 डिग्री इक्वेटर पर, आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल इसके सामने हैं और आप पूरा भूभाग इस प्रकार से देख रहे हैं। यहां पर ये जो छोर है ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और यहां पर जो अंतिम रहेगा ये साउथ पोल है इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज समझ गए। उसके बाद देखिए ये चीज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो सूर्य है हमारा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पृथ्वी के किस भाग पर पड़ता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है यहां पर सूर्य साल भर लंबवत चमकता है। साल भर का मतलब ये नहीं है कि भाई 24 घंटा 365 दिन यहीं पर चमकता है, ऐसा नहीं है। ये कहेंगे कि अधिकतर समय यहीं पर चमकता है। ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा, इससे ऊपर 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो मकर रेखा है। देखिए जो सूर्य का प्रकाश है वो साल भर कहां विचरण करता है? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक घूमता रहता है, ठीक है। तो कर्क रेखा से जब मकर रेखा की तरफ आएगा तो विषुवत रेखा बीच में पड़ेगी, मकर रेखा से फिर कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो भी विषुवत रेखा बीच में पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि सूर्य का प्रकाश जो है अधिकतर समय विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। और ये चीजें भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस की है कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा इसका मतलब है ये भाग सर्वाधिक गर्म होगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ये भाग क्या होगा, सर्वाधिक गर्म होगा। अब ये भाग जब सर्वाधिक गर्म होगा तो यहां की हवाओं में भी क्या कोई परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगेगी। खासकर किस भाग की, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। मैंने बताया कौन सा, यहां पर 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ। ये भूभाग क्या होगा, बहुत ज्यादा यहां पर गर्म होगा सूर्य के इंसोलेशन से, और यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। इस प्रकार देखिए, ये हवाएं गर्म हुई और ये कहां गई, ऊपर की तरफ इस प्रकार जानी प्रारंभ हो गई। और ये कहां तक जाएंगी, ऊपर तक, कितना ऊपर तक जाएंगी ये, तो ये जाएंगी ऊपर जो हमारा क्षोभ मंडल है उसकी सीमा तक ये जाएंगी। इस प्रकार से ये क्या है, क्षोभ मंडल है और यहां तक चली गई। ठीक है, लगभग मान सकते हैं 11 से 12 किलोमीटर ऊपर तक ये हवाएं चली जाती है। ठीक है, ये यहां से ये हवाएं, अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहां से देखिए, इस प्रकार से यहां से ये हवाएं पहले नीचे थी सतह पर, गर्म हुई तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई। कितना, 11 से 12 किलोमीटर। इस प्रकार ये उठकर यूं आ गई। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहां पर दिखाया है। अब ये चीज कल हमने फैक्टर्स में पढ़ी थी जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऊंचाई के बारे में। ऊंचाई के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है। ठीक है, तभी तो ऐसा है कि स्थलीय भाग में गर्मी रहेगी, लेकिन अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं ऊंचे क्षेत्रों में तो वहां पर ठंडक रहेगी। तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, क्या पता चला, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी। तो यहां पर भी सेम यही केस है कि भाई ऊंचाई बढ़ गई है, ये 11-12 किलोमीटर तक जब आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो कैसा हो गया, बिल्कुल कम होगा। अब टेम्परेचर कम हो गया, हवा ठंडी होना प्रारंभ हो गई, गैस के मॉलिक्यूल्स जो पहले गर्म होने से दूर दूर हो गए थे फिर से एक दूसरे के पास आना प्रारंभ हो गए, पास आ गए, ठंडा हो गए। इसका मतलब क्या है, हवा फिर से भारी होना प्रारंभ हो गई। अब भारी हो गई तो भाई वो वहीं तो उड़ती नहीं रहेगी, ऊपर जाने का कारण क्या था कि हल्की थी। अब फिर से भारी हो गई तो इसका मतलब क्या है, नीचे आना होगा। और नीचे कहां पर आएगी, तो नीचे यूं तो है नहीं कि भाई यहां से गर्म होने के बाद सीधा वो ध्रुवों की तरफ निकल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आसपास वो उतरने की कोशिश करेगी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि 5 से जब नॉर्थ की तरफ आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे यहां पर, तो 30 से 35 डिग्री, तो यहां पर एक क्षेत्र देखिए 30, यहां पर 30 डिग्री नॉर्थ और यहां पर 35 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो रीजन मैंने बनाया है, तो यहां पर ये हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरना प्रारंभ करेगी। तो देखिए यहां पर ये जब ठंडा होकर इस तरफ जब ये मुड़ी ना, जब कुछ हवाएं तो अब यूं तो है नहीं कि भाई सारी एक ही दिशा में चल रही है, जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं वो इस तरफ ही जाती रहेंगी, वो अलग दिशा में जा ही नहीं सकती। हवा है तो क्या करेंगी, कुछ तो इस दिशा में चल पड़ी, कुछ इस तरफ चल पड़ी। ठीक है, इस तरफ, यानी कि ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ। अब यहां पर देखिए ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ क्षोभ मंडल की सीमा के पास जो हवाएं ठीक इस प्रकार से सीधा चल रही है, इसी को ही क्या कहते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, यही क्या कहलाती है, जेट कहा जाता है इनको। जेट सुना होगा ना भाई, जेट धारा बुक में भी है। तो ये है आपकी जेट धारा जो ऊपर चलती है, कहां पर, क्षोभ मंडल सीमा के पास चलती है। बहुत ज्यादा स्पीड होती है इनकी, कितनी, 110 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है क्षोभ मंडल की सीमा के पास। तो इस प्रकार से ये जेट यहां पर चली, तो और उसके बाद देखिए फिर नीचे उतरने की कोशिश करेगी। अभी उसके बाद ये नीचे उतरेगी, देखिए कहां पर, मैंने आपको बताया कि जो समीपवर्ती क्षेत्र है इसका 30 से जो 35 डिग्री अक्षांश है, यहां पर ये हवाएं भारी होकर नीचे उतरना प्रारंभ हो गई। अब यहां पर देखिए जो इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बताया था, हवा जहां पर उतरती है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, हवाएं ऐड हो रही है, तो यहां पर क्या बनेगा, हवाओं की मात्रा बढ़ेगी। हवा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर यहां पर बनेगा। तो यहां पर क्या बना, हाई प्रेशर बना, और यहां पर क्या हुआ था भाई, हवाएं ऊपर ही उठ गई थी, तो यहां पर क्या बन गया था, लो प्रेशर का क्षेत्र यहां पर बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ये चीज आप समझ गए ना कि किस प्रकार से हवाएं उतरी।
अब यहां से ये चीज बाद में देखेंगे कि यहां पर उतरने के बाद क्या होगा, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे। अब देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूर्णन करती है। इस प्रकार जब पृथ्वी घूमती है, जब देखिए कोई चीज को हम घुमाते हैं, एक पत्थर को एक रस्सी से बांधकर, धागे से बांधकर जब यूं घुमाया जाता है तो देखिए कौन सा बल लगता है भाई, अभिकेंद्रीय बल और केंद्र अपसारी बल, इस प्रकार के बल लगते हैं। ये क्या चीज है ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब साइंस पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इस पर केंद्र अपसारी बल लगता है। कौन सा बताया मैंने, केंद्र अपसारी बल इस पर लगेगा। अब केंद्र अपसारी बल लगने की वजह से, जैसे देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया, पत्थर को बांध कर जब हम यूं घुमाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या है, पत्थर बाहर की तरफ हमें खींचना प्रारंभ नहीं कर देता भाई, बहुत भारी सा लगता है। इस प्रकार से बाहर की तरफ हमें बल लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ठीक इसी प्रकार का बल लगता है जब पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जब घूम रही होती है तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हमारा वायुमंडल ही तो है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, वायुमंडल में गैसों का आवरण है पृथ्वी के बाहर। अब पृथ्वी जब घूमेगी तो जो गैसें हैं उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। तो यहां पर क्या होगा, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से केंद्र अपसारी बल आएगा, और केंद्र अपसारी बल की वजह से देखिए ये जो हवाएं हैं ना, यहां पर जो सतह हम पर दिखा रहे हैं, ये धरातली तो दिखाया है, यहां पर जो हवाएं हैं ये भी ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएगी। सबसे ज्यादा केंद्र अपसारी बल कहां पर रहता है, ये यहां पर रहेगा विषुवत रेखा में। जब पत्थर को हम यूं घुमाते हैं तो ठीक बिल्कुल हाथ की सीध से, तो ये क्या है, विषुवत रेखा, यहां पर सर्वाधिक रहेगा केंद्र अपसारी बल। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो वो कम होता हुआ चला जाता है। अब देखिए ये जो भाग आप देख रहे हैं यहां 60 से 65 डिग्री, यहां पर 60 से 65 डिग्री का जो भाग है, यहां पर क्या होगा कि केंद्र अपसारी बल से यहां की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। कहां पर, ऊपर उठ जाएंगी इस प्रकार से। तो यहां पर ये हवाएं ऊपर उठ गई, जैसे विषुवत रेखा से उठी थी, वो तो क्या उठी थी, गर्म होने की वजह से उठी थी, सूर्य के तप की वजह से। लेकिन यहां पर ऊपर उठी क्यों, केंद्र अपसारी बल की वजह से। तो इसलिए ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर हवाएं ऊपर उठने का कारण क्या था, 0 डिग्री पर, यहां पर था थर्मल कारण था, तापीय कारण था, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखेंगे 60 से 65 डिग्री में मैंने क्या बताया आपको, डायनामिक रीजन है, यानी कि पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं ऊपर उठी। तो देखिए यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री पर केंद्र अपसारी बल सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहां पर 30-35 का जो क्षेत्र बीच में दिखाया गया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई यहां की हवाएं केंद्र अपसारी बल से ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठेंगी। तो ये इसलिए नहीं उठ रही कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 30-35 पर ये जो जेट हवाएं जो कि इस क्षेत्र से उठी थी ना, यहां से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र था जो यहां से, या इसने यहां पर दबाव डाल दिया, इसके दबाव की वजह से ये हवाएं चाह कर भी ऊपर नहीं उठ पाई। अब इन्होंने तो दबाव डाला ही डाला, उसके बाद किसने डाला, यहां पर केंद्र अपसारी बल की वजह से 60-65 डिग्री, नाम आप लोग यहां से देखते रहेंगे, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी से जो हवाएं उठी, तो इन्होंने भी क्या किया, ये भी इस तरफ डाइवर्ट होगी, कोई इस तरफ और कोई इस तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ। ये हवाएं भी इस प्रकार नीचे उतरेंगी, यहां पर देखिए इस प्रकार से, और यहां पर 30-35 की तरफ उतर गई। तो 30-35 पर हवा का दबाव आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा यहां पर दबाव हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि केंद्र अपसारी बल की वजह से यहां की हवाएं ऊपर नहीं उठ पाएंगी। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। अश्व अक्षांश यानी कि, और यहां पर बात हो रही है, अश्व होता है घोड़ा, हॉर्स की ही बात हो रही है। तो ये जो अक्षांश आप यहां पर देख रहे हैं 30 से 35 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहां पर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र, जिसको कि हम क्या नाम दे रहे हैं, उपोष्ण क्षेत्र में पड़ रहा है। ये क्षेत्र आप समझते हैं भाई, एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, कौन सा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, उसके बाद कौन सा होता है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये जो पेटी है, ये बेल्ट कहां पर पड़ रही है, उपोष्ण क्षेत्र में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, उपोष्ण
उच्च वायु दाब पेटी। अब उच्च वायु दाब क्यों कहा है, ये चीज यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि 30-35 पर क्या हो रहा है कि यहां पर हवाएं आ रही है नीचे, तो यहां पर उच्च वायु दाब है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब क्यों कहा है, क्योंकि भूमध्य रेखा देखिए 5 से 5, यहां पर हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है, ये चीज। अब 60-65 को क्या कहा गया है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। तो निम्न वायु दाब क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि हवाएं ऊपर उठ रही है केंद्र अपसारी बल से। हवाएं ऊपर चली गई तो क्या हो गया, निम्न वायु दाब बनेगा ना। तो दोनों डायग्राम को जब आप देखेंगे साथ साथ तो आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। उम्मीद है खाली ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, ये चीज समझने में मुश्किल हुई होगी, लेकिन अब ये दोनों चीज आप साथ साथ लेकर चलेंगे तो सब चीज आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए यहां बात कर रहे थे अभी अश्व अक्षांश की, ठीक है। हॉर्स बोलते हैं उसको, अश्व यानी कि घोड़ा, हॉर्स। तो अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, 30 से 35 डिग्री जो उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी है, इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इस ग्लोब के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये क्षेत्र जो हमने बनाया है ये 30 से 35 वाला, ठीक है, जिसको कि हम अश्व अक्षांश कह रहे हैं, ये वाला 30-35 को क्या कहा, अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ये क्षेत्र यहां पर अगर देखेंगे 30-35 तो यहां पर पड़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे यूरोपियन, जो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोपियन कंट्री यहां पर स्थित है कहीं, ठीक है। तो प्राचीन काल में आपको पता है कि भाई ये व्यापार के शौकीन थे, जैसे कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में आ पहुंचा था। तो ठीक इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इन यूरोपियंस का क्या था, व्यापार था। तो उस समय में ये क्या करते थे, तो भाई ये तो थे नहीं कि आज की तरह सुविधाएं जैसे वायुयान है या कुछ और। तो उस समय में जो भी सामान, यानी उस समय में तो क्या कि अब भी क्या है कि ज्यादातर जो सामान है बड़े बड़े जहाजों की मदद से ये पहुंचाया जाता था। आजकल तो जो जहाज आप देखेंगे भाई कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उनसे संचालित हैं, डीजल पेट्रोल से, इस टाइप से। लेकिन प्राचीन काल में आप देखेंगे कि जहाज जो है, समुद्री जहाज, ठीक है, इस प्रकार से जहाज, तो यहां पर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये कपड़ा बंधा रहता था, इस कपड़े में हवाएं भर जाती थी और ये क्या करती थी, जहाज को आसानी से आगे की तरफ धकेलती थी। तो ये जहाजों से अपने व्यापार का सामान ले जाते थे। तो ये अन्य यूरोपियंस क्या करते थे, घोड़ों का भी व्यापार किया करते थे। तो जहाज पर ये बहुत सारे घोड़े वगैरह लेकर ये निकल पड़ते थे व्यापार के लिए। तो जब ये जहाज देखिए यहां पर इस प्रकार से, मान लो यूरोप से इस प्रकार से निकला ये जहाज, ठीक है, कहीं भी जाना है तो यहां पर मैंने बताया आपको यूरोप, तो यहां से ये जहाज इस प्रकार से निकलता था जलीय राशि से। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब ये जहाज यहां पर आएगा पानी वाला, तो ऊपर से ये देखिए हवाएं कितना दबाव यहां पर डाल रही है। यही चीज देखनी है कि जब जहाज यहां पर पहुंचा तो हवाओं ने ऊपर से दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता था कि हवाएं इस प्रकार से नहीं बह रही, ऊपर से अब हवाएं दबाव डाल रही है। तो ये जो जहाज है ये यहीं की यहीं रुक जाता था, स्टॉप हो जाता था, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता था। जो लोग होते थे भाई चप्पू लगा के इसको आगे चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन नहीं निकल पाता था। तो क्या किया जाता था, इस जहाज से घोड़ों को नीचे फेंक दिया जाता था, मारने के लिए नहीं, जैसे फेंक दिया वो तैरना प्रारंभ करते थे। तो बाद में जैसे क्या है, वो हल्की नाव वगैरह लेकर जो कि साथ में रखते थे, डोंगी वगैरह, उनको लेकर उनको बाद में साथ साथ ले आते थे। इस प्रकार से भाई मार भी देते हो, कुछ कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यही है कि इस अक्षांश पर क्या होता था, घोड़ों का इस प्रकार का ये खेल होता था। तो इसको क्या कहा गया, अश्व अक्षांश कहा गया। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, कभी भी पूछा जाए तो आप लोग इस चीज का जवाब दे सकते हैं। तो ये अश्व अक्षांश, हवाएं अब 60-65 से ऊपर उठी और उसके बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से ये 30-35 पर हाई प्रेशर के क्षेत्र में आ गई और 60-65 से हवाएं देखिए ऊपर उठी है। तो यहां पर क्या बना है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। उसके बाद अब ये हवाएं जो 60-65 से ऊपर उठी, कुछ जो कि यहां पर मुड़ी है नॉर्थ की तरफ, ये क्या करेंगी, ध्रुव की तरफ आ जाएंगी यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूरा इस प्रकार से नीचे तो नहीं उतरती है, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से भी, जब यहां की हवाएं ऊपर उठकर जब यहां पर जाएंगी नॉर्थ की तरफ, तो ठीक है इस प्रकार के एक जाल किसी स्ट्रक्चर का निर्माण, देखिए इस प्रकार से, यानी कि नॉर्थ पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है सभी हवाएं इस प्रकार से, इस प्रकार ये गर्म हवाएं गई यहां पर एक ही पॉइंट पर मिल रही है यहां पर।
तो यहां पर क्या है, एक साइक्लोन किसी फॉर्मेशन की, तो साइक्लोन क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे उतरा यहां पर, और ये हवाएं फिर से क्या है, सतह से ये हवाएं नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी समझ सकते हैं कि हवाएं गई और इस प्रकार से नॉर्थ पर उतर गई, इस तरह से। तो देखिए टेम्परेचर से ही संबंधित है नॉर्थ पोल भी। तो ये चीज स्टार्टिंग में हमने देखी कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद जो नॉर्थ पोल है यहां पर सूर्य का प्रकाश कभी भी सीधा नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये ठंडा स्थान होता है, और यहां पर हमेशा क्या बना रहता है, हाई प्रेशर बना रहता है। तो इसको तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। या दूसरा आप देखेंगे तो हवाएं यहां पर ऐड हो रही है, ठीक है, आ रही हैं, तो क्या है, ये हाई प्रेशर है। तो इस प्रकार से ये खाली मैंने यहां देखिए नॉर्थ पोल का डायग्राम बनाया है। आप सेम इसी प्रकार से साउथ में जो साउथ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है हवा की, वो भी सेम होगी, आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये चीज आप लोग समझ गए हैं। अब ये चीज देखनी है कि ये जेट है जो ऊपर चल रही है, सौरमंडल के आसपास जो चल रही है वो जेट है, अलग अलग भाई जो रीजन में है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण, यहाँ पर पोलर, तो इनके नाम उस हिसाब से अलग अलग है। ये जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ज्यादा वैसे इसके बारे में आपके टॉपिक पे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपको मानसून वगैरह समझने में आसानी होगी, इसलिए। उसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध का हो गया। तो यहां पर ये मान लीजिए, अब ये हवाएं हमें देखनी है, ये जो स्थलीय पवन है ये, ठीक है, यहां पर जो मैंने अलग अलग दिखाई है, तो इनका क्या रोल है भाई, किस डायरेक्शन से ये चल रही है, उस चीज को अब हम इससे समझेंगे। अगर यहां पर समझ लेंगे तो यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये डायग्राम आपको जिंदगी भर भी समझ नहीं आएगा अगर ये नहीं समझोगे तो। अब देखो ये बात पता नहीं अब हम लोग कितनी बार कर चुके हैं कि भाई हवाएं जो हैं, हवाओं में गति यानी क्या कहेंगे, पवन। तो जो पवन है हमेशा कहां बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूव करती है, ठीक है, ये चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कहां पर हाई प्रेशर है, कहां पर लो प्रेशर है, और उसके बाद जो हमारी विंड है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये चीज देखिए यहां पर। तो देखिए हवाएं यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी इस प्रकार से, तो ये यहां पर इस प्रकार से हवाएं आ गई। तो ये जो विंड हमने यहां पर बनाई है देखिए, और ये कहां पर बह रही है, 30-35 से लेकर ये आ रही है भूमध्य रेखा की तरफ, यानी कि 30-35 से लेकर भूमध्य रेखा की तरफ, यानी कि हमने ये वाली चीज यहां पर बनाई है, ठीक है। तो इनका नाम अगर हम देंगे, इसका नाम क्या हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवने इसको कहा जाएगा। इसी अब देख समझ सकते हैं ना, इनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं 30-35 से लेकर 5। तो यहां पर आप लोग आसानी से डायरेक्शन बना सकते हैं, 35-30 से लेकर कहां बह रही है, ये 0 डिग्री की तरफ जा रही है, इस प्रकार। इसी प्रकार देखिए यहां पर सेम, अब हाई प्रेशर से क्या होगा, ये जाएगी लो प्रेशर की तरफ, यहां से यानी कि 30-35 से ये जाएगी 60-65 की तरफ, इस प्रकार। ये जैसा कि मैंने बनाया यहां पर। अब ये हवाएं जो हैं इनको क्या कहेंगे, पछुआ पवन कहा जाता है, वेस्टर्लीज इनको कहा जाता है। डायरेक्शन 30-35 से 60-65, यानी कि देख सकते हैं 30-35 से 60-65 की तरफ, तो ठीक है, इस प्रकार से ये बनाई गई है। ये समझ गए कि इसका जो मुंह है वो इधर क्यों है और इनका नीचे क्यों है। यहां पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग प्रेशर एरिया बने हैं उनके हिसाब से। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो ध्रुवों पर क्या है, हाई प्रेशर, और 60-65 पर लो है, तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि ध्रुवों से जो हवाएं आएंगी इस प्रकार से, इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहा जाता है, पोलर इनको विंड कहा जाता है, ठीक है, ध्रुवीय पवन। तो इस प्रकार से ये तो देख सकते हैं, ये कहां से, नॉर्थ पोल टू 60-65 तक, इस प्रकार से डायरेक्शन ये दिखाई गई है। तो उम्मीद है इस डायग्राम के सहारे आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ये डायरेक्शन इनकी कोई कहीं पर है, ये इस प्रकार से क्यों दिखाई गई है। अब एक चीज यहां पर और समझनी है कि हवाएं आप यहां पर देखेंगे,
जो विंड यानी कि पवन चल रही है, किसी की भी डायरेक्शन सीधी नहीं है, इस प्रकार से किसी की डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसे चल रही है, कोई इस प्रकार से है, ठीक है, कोई इस प्रकार से, कोई इस प्रकार से। तो ये सब क्यों है, इस चीज को यहां पर समझना है। ये इसलिए है कि इसमें काम करता है कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल है, उसकी वजह से ये होता है। तो कोरियोलिस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो सीधा सा फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी पवन जो कि देखिए बह रही है, भाई हवाएं चल रही है तो क्या कहेंगे, पवन। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में पवन बह रही है, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, तो वो क्या करेगी, बहते टाइम अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगी, बहते बहते हुए क्या होगी, दाईं तरफ मुड़ जाएगी। अब मेरा दायां हाथ ये है, बायां ये है, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में चलूंगा तो मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगा, यानी कि मैं मुड़ के इस तरफ चलना प्रारंभ हो जाऊंगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलूंगा तो बाईं तरफ यानी कि इस तरफ मुड़ के चलना प्रारंभ करूंगा। ठीक इस प्रकार से बताया था कोरियोलिस ने। और यही बात किसने बताई थी, फेरेल नाम के एक वैज्ञानिक ने भी बताई थी। तो इसको क्या कहा जाता है, फेरेल का नियम भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर, बाईं तरफ मुड़ने का काम होगा। तो ये चीज अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है यहां पर। तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर का ये उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे दक्षिणी। तो यहां पर इसको लीजिए आप विंड को, ठीक है, विंड की जो एरो की डायरेक्शन में अगर आप खुद देखेंगे तो देखेंगे कि कौन सी दिशा में मुड़ी हुई है ये। तो ये मेरा लेफ्ट, ये है ना राइट हैंड है, तो देखिए ये राइट साइड में मुड़ी हुई है इस प्रकार से। किसी को भी आप चेक कर लीजिए, इसको अगर देखेंगे इसकी डायरेक्शन में मैं अगर खड़ा होता हूं इसकी डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसको देखूंगा इस प्रकार से तो ये भी राइट साइड में मुड़ी हुई है। ठीक है, एरो की नजर से देखना है। तो ठीक इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये भी बाईं तरफ मुड़ी हुई है। तो सिंपल सा है, क्या कहा इसको, फेरेल का नियम कहा जाता है, कोरियोलिस कहा जाता है। जेट धाराएं भी आप समझ गए हैं। तो टॉपिक में यही था। तो काफी चीजें वैसे इस चीज से समझने में आपको मदद मिलेगी कि भाई जो वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है, कौन सी पवन से, ये सब चीज। तो यहां पर एक चीज और देख लेंगे पहले, जैसे अभी मैंने बताया था अश्व अक्षांश, ठीक उसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जो 30-35 का क्षेत्र है, 30 डिग्री फिर 35, तो 35 से लेकर जो 40 जो 60 तक का क्षेत्र है, देखिए खाली 35 से लेकर जो 60 तक का भाग है ना, तो यहां पर बहने वाली पवनों को जो कि वेस्टर्लीज है, पछवा पवने हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम है ये चीज देख लेंगे एक बार। तो देखिए 40 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि 35 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच में जो हवाएं चलती है उनको क्या कहा जाता है, दहाड़ता चालीसा कहा जाता है, रोरिंग फोर्टिज कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई दहाड़ता चालीसा क्या है, कई समझ नहीं पाते हैं। तो दहाड़ना मतलब वही है जैसे कि जब शेर दहाड़ता है, रोरिंग की बात वही हो रही है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहां पर जब हवाएं बहती है तो बिल्कुल दहाड़ने जैसी आवाज निकालती है, तो उनको क्या कहा गया, दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। उसके बाद इन हवाओं की गति और तेज हो जाती है 50 अक्षांश तक आते आते इस प्रकार से। तो उसके बाद ये इनको क्या कहा जाता है, भयानक 50 कहा जाता है, फ्राइटनिंग 50 इनको कहा जाता है। उसके बाद 60 तक आते आते बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा भयानक, तो इनको क्या कहा जाता है, चीखता साटा कहा जाता है, स्क्रीमिंग साटा। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीख रहा हो। हवा की आवाजें भी तो तेज तेज होती है ना जब आंधी तूफान आता है, इस प्रकार से। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में ही इनको ये नाम क्यों नहीं दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में तो ये सिस्टम होगा यहां पर, तो यहां पर नहीं है ऐसा सिस्टम, सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है। क्यों है, क्योंकि देखिए जो हमारा मुख्य भूखंड है, देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ये चीज तो पता ही है भाई, 71% भाग पर पानी और जो बचा हुआ 29% है यहाँ पर भूमि है। और भूमि का भी अधिकतम भाग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। जो उत्तर का गोलार्ध है यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा भूखंड है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है। तो यहां पर रुकावट बहुत ज्यादा है। अगर पवन बहेगी तो उसको रोकने वाली बहुत सी चीजें हैं, पर्वत मिलेंगे, ज्वालामुखी है, स्थल है, तट है, कहीं कुछ है, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर आप देखेंगे साउथ में क्या है, यहां पर महासागर है, सागर है, इस प्रकार की जलीय राशि है अपार। तो उसमें क्या है, निर्विरोध अपार, यानी कि आगमन चलता रहता है हवाओं का, बिना रोक टोक के बहती रहती है। तो उसकी वजह से ये सब नाम
दिए गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या हमने ये जो डायग्राम यहां पर बनाया है, क्या ये बिल्कुल फाइनल है, क्या हमेशा ऐसा ही चलेगा भाई साल भर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप जब भी देखते हैं इसी डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम कब का है? ये डायग्राम तब है जब सूर्य यहां पर विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं रहता है। भाई जून में सूर्य ऊपर भी जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर भी चमकेगा यहां पर, उसके बाद मकर रेखा पर भी चमकता है। तो क्या जब ये कर्क रेखा पर होगा सूर्य, क्या तब भी यही कंडीशन बनेगी? तो बिल्कुल नहीं बनेगी। कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब देखिए ये जो क्षेत्र, अब एक चीज और समझेंगे यहां पर, एक दो चीजें और समझेंगे, उसके बाद इस चीज पर फिर से आएंगे। तो देखिए यहां पर ये जो मैंने बनाया है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, यहां पर क्या है, यहां पर एक क्षेत्र, दो क्षेत्र पाए जाते हैं, उनके नाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक को तो कहा जाता है डोल्ड्रम, एक तो डोल्ड्रम है, और एक क्या है, ITCZ है। ठीक है, ITCZ। अब ये चीज क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। तो देखिए यहीं पर ही दो क्षेत्र हैं, एक का तो नाम तो भाई डोल्ड्रम है बिल्कुल यहां पर, और एक है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसको कहा जाता है। अब क्या चीज है ये देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड आ रही है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रही है और ये ट्रेड विंड इस प्रकार आ रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल आमने सामने से ये नहीं टकराती है, ये तिरछी इस प्रकार से मिलेंगी और उसके बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो यहां पर देखिए ये ट्रेड विंड है, ये कहां से आ रही है, जो कि नॉर्थ की तरफ से, और ये ट्रेड विंड कहां से, साउथ की तरफ से, इस प्रकार। तो ये हवाएं जब देखिए यहां तक पहुंचेगी तो यहां पर भाई सूर्य का प्रकाश जो है, यहां पर सूर्य तप बहुत ज्यादा है, इंसोलेशन, तो ये हवाएं पहले ही गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यहां बीचों बीच पहुंचेगी भूमध्य रेखा के तभी गर्म होगी, पहले ही तो गर्म होना प्रारंभ हो जाएगी और उससे पहले ही ऊपर उठना प्रारंभ। ठीक यहां पर भी इस प्रकार से ऊपर उठना प्रारंभ। तो यहां पर ये दोनों हवाएं देखिए इस प्रकार से पहले ही गर्म होकर इस प्रकार से ऊपर उठेंगी, और यहां पर जो इकट्ठा होकर गई, ये क्या बना यहां पर, यही ITCZ है, इस प्रकार से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये बन गया। उसके अलावा एक दूसरा नाम था डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम क्या है, तो ये बीच का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि भाई हवाएं गर्म होकर पहले ही उठ गई। ये बीच का जो नॉन डिस्टर्बिंग क्षेत्र है, यहां पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल शांत क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर ये शांत क्षेत्र ही तो है। तो यहां पर क्या होगा, इसी चीज को क्या कहेंगे, इसी को ही डोल्ड्रम कहा जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में कि भाई सर्दियों के मौसम में सूर्य कहां होता है, मकर रेखा पर, गर्मियों में कर्क रेखा पर होता है। तब ये जो पोजीशन है इस प्रकार से चेंज हो जाती है। भाई ये नहीं है कि पूरी पूरी भूमध्य रेखा ही उठ के ऊपर आ गई, ऐसा नहीं होता। ये जो ITCZ की बात कर रहे हैं ना, जहां पर ये हवाएं मिलती हैं बिल्कुल, तो ये चीज जो है ये ऊपर की तरफ आ जाती है। और कहां पर आएगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर ही चमक रहा है तो कहां पर आएगी, कर्क रेखा पर आएगी। उस समय कर्क रेखा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। कर्क रेखा पर क्या है, बहुत सारे, देखिए कर्क रेखा पर बहुत सारे डेजर्ट वगैरह भी तो है। यहां पर आप देखेंगे सहारा है, उसके बाद जैसे कि यहां पर अरब वाला मरुस्थल, यहां पर भारत का थार मरुस्थल, इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म। और ITCZ जो है ये चक्कर आ जाता है ऊपर, कर्क रेखा के बिल्कुल पास, भारत के बिल्कुल पास। तो इस सिचुएशन को समझ ले, उसके बाद जो सर्दियों की सिचुएशन है उसको आप अपने आप से समझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके बाद ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। तो भारत कहां पर है हमारा, भारत आपको पता है कि भाई कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है इस प्रकार से। तो ये अपना देश भारत इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैंने बताया कि जो ITCZ है ये कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ये जो भी पेटी या फिर बेल्ट बनाई है ना, इनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है गर्मी के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से। अब देखिए गर्मियों में मैंने बताया कि ये जो चीज यहां पर हो रही थी ना ITCZ वाली, ये यहां पर आ गई,
ये यहाँ पर आ गई है कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, इस प्रकार से ये आ गई। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो दक्षिण के अंदर ये जो ट्रेड विंड चल रही थी, व्यापारिक पवनें, ये ऐसे ही चलना प्रारंभ रहेंगी। ये जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर विषुवत रेखा के नीचे चल रही है इस प्रकार से, तो अब भी ये यूं ही चल रही है इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही ये विषुवत रेखा को क्रॉस करेगी, विषुवत रेखा को क्रॉस करने का मतलब है अब ये कहां पर आ गई, उत्तरी गोलार्ध में आ गई। और अभी अभी आपने पढ़ा था फेरल का नियम क्या था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने कहां पर मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है, दाईं तरफ। ठीक है, तो जैसे ही ये यहां पर एंटर होगी तो ये देखिए अपने दाईं तरफ इस प्रकार से मुड़ गई, ये दाईं तरफ मुड़ गई। तो देखिए भारत, अब आप देख सकते हैं कि भारत में जो गर्मियों में मानसून आता है वो कौन सी पवनों से आता है, देख सकते हैं। देखिए यहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है ना, तो इस प्रकार से ये मानसून आ गया। दक्षिण पश्चिमी मानसून यहां पर अरब सागर से नमी ले ली, बंगाल की खाड़ी से और खूब धनाधन वर्षा होगी इस प्रकार से। जबकि आप ये डायग्राम हमेशा देखते हैं बुक में, आप मन में सोचते हैं कि किस मानसून से वर्षा होगी, कौन किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो यहां पर ये हवाओं की जो आप देखते हैं स्थिति वो सेट नहीं बैठ पाती, तो उसकी वजह से आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। असल कारण यही है कि गर्मी में ये चीज खिसक कर ऊपर चली जाती है, हर एक बेल्ट की सिचुएशन चेंज हो जाती है। सर्दियों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो ITCZ है ये यहां पर कर्क रेखा की तरफ मूव कर जाता है, और उसके बाद जो हवाएं देखिए दक्षिण की तरफ चलेंगी इस प्रकार से, जो नीचे की तरफ वो इस प्रकार से मुड़कर ठीक इस प्रकार से हो जाती है। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है इस प्रकार से। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे मानसून के बारे में, तो इस प्रकार से। तो बस यही चीज थी आज के टॉपिक में। अगर आप इसको समझ लेंगे तो उम्मीद है आगे की चीजों को भी आप लोग अच्छी तरह से समझते हुए चले जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।